नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं केशिकात्वय। देखिए, इस वीडियो में हम केशिकात्वय की घटना का रीजन ढूंढेंगे, साथ में किसी केश नली के अंदर द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और केशिकात्वय के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं केश नली की। केश का मतलब होता है बाल, तो एक ऐसी कांच की नली का जिसकी त्रिज्या बाल की मोटाई के समान हो, अर्थात जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो, केश नली कहलाती है। और जब दोस्तों किसी केश नली को हम द्रव में डुबोते हैं तो जो द्रव है वो उस केश नली में या तो ऊपर चढ़ जाता है या उसमें नीचे बैठ जाता है। ऊपर कब चढ़ता है, नीचे कब बैठता है, वो डिपेंड करेगा स्पर्श कोण पर, या जो द्रव है वो कांच को भिगोता है या नहीं भिगोता है। यदि कांच को भिगोता है तो जो द्रव है वो केश नली में ऊपर चढ़ जाएगा, और यदि नहीं भिगो रहा है तो वो केश नली में नीचे उतर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अब यहां पर हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे केश नली की, कि कांच की ऐसी नली का जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो, कांच की ऐसी नली का जिसकी त्रिज्या अति अल्प हो, इसकी त्रिज्या अति अल्प हो, केश नली कहलाती है। केश नली कहलाती है। केश के समान जिसकी त्रिज्या हो, बाल की मोटाई के समान उसकी मोटाई हो। तो देखिए, जब किसी केश नली को द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में डुबोया जाता है, तो केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतर जाने की घटना को हम केशिकात्वय कहते हैं। घटना को केशिकात्वय कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जो द्रव कांच को भिगोते हैं वो केश नली में ऊपर चढ़ जाएंगे, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वो उसमें नीचे उतर जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो देखिए आगे क्या है कि जो द्रव कांच को भिगोते हैं, केश नली में ऊपर चढ़ जाते हैं, केश नली में ऊपर चढ़ जाते हैं। और ऊपर चढ़ने वाले जो द्रव है उनके लिए जो स्पर्श कोण का मान है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। स्पर्श कोण है जो जिसे हम थीटा से पुट कर रहे हैं, स्पर्श कोण की वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो वो जो द्रव है वो केश नली में ऊपर चढ़ जाएंगे। और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं, वो केश नली में नीचे उतर जाते हैं, केश नली में नीचे उतर जाते हैं। इनके लिए स्पर्श कोण का जो मान है वो 90 डिग्री से अधिक होता है।
हम इस घटना को यहां पर एक डायग्राम के जरिए आप लोगों के सामने रखते हैं कि जैसे हमारे पास में एक पात्र है, उस पात्र में हमने कोई द्रव भरा है, वो द्रव के रूप में ले लीजिए जल, और इसमें हमने ये डुबो दी है एक केस नली जिसकी मोटाई बहुत कम है, इसकी जो रेडियस है वो बहुत कम है। जैसे इसको इसमें डुबोएंगे, ये जो द्रव है वो इसमें थोड़ी सी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। इसका जो पृष्ठ होता है वो इस तरीके का होता है, थोड़ी सी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है कि केस नली को जल में डुबोने पर जल है उस केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा। और यदि उसी केस नली को हम पारे में डुबोएं तो जो पारा है वो नीचे बैठ जाता है। केस नली के अंदर जो तल होता है, द्रव का जो तल होता है, उससे नीचे भी उतर सकता है, इस तरीके से नीचे बैठ जाएगा। इसका जो पृष्ठ होगा वो इस तरीके का पृष्ठ होगा, उत्तल पृष्ठ होगा, यहां पर अवतल पृष्ठ होगा। तो ये एग्जाम्पल है कि जब द्रव कांच को नहीं भिगोता है तो वो केस नली में नीचे बैठ जाएगा। अब दोस्तों, ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि केशिकात्व की घटना उत्पन्न होती है? केशिकात्व की घटना के पीछे रीजन है दाब आधिक्य, और दाब आधिक्य का रीजन होता है पृष्ठ तनाव, ससंजक और आसंजक बल। तो यहां पर ध्यान देंगे, केशिकात्व का कारण क्या है? केशिकात्व का कारण, केशिकात्व का कारण होता है दाब आधिक्य। दाब आधिक्य की वजह से ही केशिकात्व की जो घटना है वो क्रिएट होती है। और हम ये जानते हैं कि जो दाब आधिक्य है पृष्ठ तनाव के कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से उत्पन्न होता है, और जो पृष्ठ तनाव है वो ससंजक और आसंजक बलों की वजह से क्रिएट होता है दोस्तों। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो दाब आधिक्य है वो ससंजक बल और आसंजक बलों की वजह से क्रिएट होता है, और केशिकात्व की जो घटना है वो दाब आधिक्य के कारण से उत्पन्न होती है। अब हम यहां पर केस नली के अंदर द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है इसका व्यंजक अब देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लेकर चलेंगे कि केस नली में द्रव उन्नयन का सूत्र, कि यदि हम केस नली को किसी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव है वो कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है या कितने नीचे बैठ जाता है, इसका एक व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि एक स्मॉल आर त्रिज्या की केस नली है जिसे रो घनत्व वाले द्रव में डुबोया जाता है, उसके एक सिरे को डुबो दिया जाता है। तो यदि द्रव कांच को भिगोने वाला है तो वो उस केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा, और एक जो द्रव है उसका केस नली के अंदर जो वक्र पृष्ठ बनता है उसकी रेडियस हम कैपिटल आर लेकर चलेंगे। देखिए, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, समझने के लिए हमने एक लंबा सा चौड़ा सा पात्र लिया है, इसमें हमने ये केस नली की प्रारंभिक स्थिति दिखाई है और केस नली की अंतिम स्थिति हमने यहां पर दिखाई है। समझने के लिए हमने ये दो सिचुएशन आप लोगों के सामने रखी है, और वैसे एक ही केस नली की दो स्थितियां हैं। और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस केस नली का थोड़ा सा बड़ा डायग्राम, ताकि हम व्यंजक आसानी से इजी तरीके से निकाल सकें, यहां पर बनाएंगे। सबसे पहले जो जानकारियां हैं वो हम यहां पर पुट कर देते हैं कि माना स्मॉल आर त्रिज्या की केस नली को रो घनत्व वाले द्रव में डुबोया जाता है। यदि द्रव कांच को भिगोता है तो द्रव केस नली में ऊपर चढ़ जाता है।
द्रव केस नली में ऊपर चढ़ जाता है। अभी कितना ऊपर चढ़ जाता है, क्यों चढ़ जाता है, दोनों रीजन यहां पर देखेंगे। माना द्रव का केस नली में वक्र पृष्ठ, केस नली में वक्र पृष्ठ कैपिटल आर है। केस नली के अंदर जो द्रव है वो जब वो चढ़ता है तो उसका जो वक्र पृष्ठ होता है दाब आधिक्य की वजह से, उस वक्र पृष्ठ की रेडियस कैपिटल आर है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस केस नली को डुबोते हैं तो हम यहां पर लेकर चल रहे हैं, ये हमारे पास में द्रव का पृष्ठ है, द्रव का पृष्ठ है। आप चाहें तो इसको जल समझ सकते हैं। इसके अंदर हम यहां पर 4 बिंदु लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जल है, तो इसके ये जो पृष्ठ होता है वो इस तरीके का हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। इस बिंदु को हम नाम देते हैं ए, और इस वक्र पृष्ठ के ठीक नीचे जो बिंदु है उसको नाम देते हैं बी। और यहां पर भी हम 2 बिंदु ले लेते हैं कि ये जो द्रव है उसके समतल पृष्ठ के दोनों ओर एक बिंदु सी और एक बिंदु डी। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो बिंदु बी और डी है वो एक ही क्षैतिज रेखा पर मौजूद हैं, और द्रव में यदि क्षैतिज बिंदुओं का दाब यदि हम देखें तो वो समान होता है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखें कि द्रव में सभी क्षैतिज बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो बिंदु बी और बिंदु डी एक ही क्षैतिज रेखा पर मौजूद हैं, तत्पश्चात बिंदु बी और डी का दाब भी समान होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर से वायु का दाब लगता है, तो बिंदु ए और सी पर वायुमंडलीय दाब है वो भी तुल्य होता है। तो यहां पर आप देखेंगे, जानकारियां पुट कर देते हैं कि बिंदु ए का दाब, बिंदु ए का दाब बराबर है बिंदु सी का दाब। और क्यों बराबर है, ए और सी का दाब क्यों बराबर है, क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हैं, वायुमंडलीय दाब के इक्वल हैं। इसको आप समझ लेंगे कि द्रव ऊपर क्यों चढ़ जाता है, उसका रीजन अभी आ जाएगा सामने। कि यहां पर आप देखेंगे कि जो बिंदु ए और बी है, यहां पर एक वक्र पृष्ठ बन जाता है, तो ए का दाब बिंदु बी के दाब से अधिक होगा। अवतल पृष्ठ की ओर दाब आधिक्य अधिक होता है, दाब की वैल्यू ज्यादा होती है, तो बिंदु ए का दाब, बिंदु ए का जो दाब है वो ज्यादा होगा बिंदु बी के दाब से, बिंदु बी का दाब। ये हमने लिखा है दाब आधिक्य के कारण से, दाब आधिक्य की वजह से, ठीक है। और बिंदु सी व बी व डी, बिंदु बी और डी का दाब भी समान होगा। क्यों होगा, उसके पीछे रीजन है, एक क्षैतिज रेखा में होने के कारण, क्षैतिज रेखा में होने के कारण से, रेखा में होने के कारण, तो इन सब का रीजन है। तो यहां पर आप देखेंगे कि बिंदु ए का जो दाब है और बिंदु सी का जो दाब है वो बराबर है, और बिंदु जो बी का दाब है और बिंदु डी का दाब है वो भी बराबर है, और बिंदु सी और डी समतल पृष्ठ के दोनों ओर हैं। देखो वक्र पृष्ठ होता तो एक तरफ का दाब अधिक एक तरफ का दाब कम, यहां पर दोनों तरफ समतल पृष्ठ के दोनों ओर के बिंदु हैं, इसलिए दोनों ओर के जो दाब हैं वो क्या होंगे, समान। तो बिंदु सी और डी के दाब समान है। अब यहां पर देखो, इससे तो ये निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों का दाब समान, इन दोनों का दाब समान, इन दोनों का समान, तो इन दोनों का भी समान होना चाहिए। बिंदु ए और डी का दाब समान होना चाहिए, जबकि हम जानते इसके अकॉर्डिंग, तो इन बातों से तो ये निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों, ये जो बिंदु है इनके दाब समान होने चाहिए। बट यहां पर आप देखेंगे
कि बिंदु ए का जो दाब है वो बिंदु बी के दाब से अधिक होता है। सत्य बात तो यह है, क्योंकि ए पर दाब आधिक्य की वजह से दाब अधिक, यहां पर दाब कम होता है। तो इस बिंदु पर बिंदु डी के बराबर दाब नहीं होता। इस बिंदु बी पर बिंदु डी के बराबर दाब होने के लिए ये जो द्रव है वो इस केस नली में थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, इस तरीके से ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस द्रव स्तंभ के द्वारा, ये जो द्रव स्तंभ h ऊंचाई का बना है, इस द्रव स्तंभ के द्वारा यहां पर दाब उत्पन्न किया जाएगा और तत्पश्चात बिंदु, इसको मैं कह दूं बिंदु बी डैश, तो जो बिंदु बी डैश है उसका दाब फिर डी के दाब के बराबर हो जाएगा। फिर डी के, जैसे ये ऊपर चढ़ गया तो यहां पर देखो पहले दाब में कमी थी, तो जो दाब में कमी है बिंदु डी के दाब के तुल्य होने के लिए यहां पर जो द्रव है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। अब इसकी वजह से यहां पर दाब उत्पन्न होगा। यहां पर देखो दाब में कितनी कमी है, जितना यहां पर दाब आधिक्य होता है उतनी ही दाब में कमी है। उस दाब की पूर्ति करने के लिए इस केस नली में द्रव थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है और दाब उत्पन्न करता है। ये केस नली में चढ़ा हुआ जो द्रव है वो दाब आधिक्य के बराबर दाब उत्पन्न करेगा। तो यहां पर बिंदु ए और बी के दाबांतर के कारण से केस नली में द्रव थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखो इस सिचुएशन के अंदर बिंदु ए का, बिंदु बी डैश का, सी का, डी का, चारों बिंदुओं का दाब समान होता है। ये जो स्थिति हमने दिखाई है वो गलत है, ऐसी स्थिति प्राप्त ही नहीं होती, क्योंकि बिंदु ए और बी का दाब में अंतर होता है, जबकि अंतर नहीं होना चाहिए। यहां पर ए और बी डैश का दाब समान है, हालांकि यहां पर यदि आप कोई बिंदु लें तो उसके दाब में अंतर है, इन दोनों के दाबों में अंतर होगा, बट ए और बी के दाब में अब कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो थोड़ा सा दाब अधिक होता है वो दाब इस h ऊंचाई के स्तंभ की वजह से उत्पन्न हो जाता है। तो ये एकदम क्लियर कर लेंगे कि बिंदु ए और बी में दाबांतर के कारण से केस नली में जो द्रव है वो h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। ये हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे कि बिंदु ए व बी पर दाब आधिक्य के कारण या दाबांतर के कारण केस नली में द्रव स्मॉल h ऊंचाई ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, स्मॉल h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। जब स्मॉल h ऊंचाई ये ऊपर चढ़ जाता है तो इसकी स्थिति जैसे इस तरीके से प्राप्त होती है, एक वक्र पृष्ठ यहां पर प्राप्त होता है। देखिए इस वक्र पृष्ठ की जो रेडियस है वो यहां पर मैं कंसीडर कर लूं कि कैपिटल R है, और इस केस नली की जो रेडियस है वो हम कंसीडर कर लें स्मॉल r है, और इस का जो स्पर्श कोण है वो है थीटा। देखो ये थीटा, इसकी स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच का कोण 90, तो यहां से यहां तक का जो कोण है ये है 90 माइनस थीटा, ये कोण 90 माइनस थीटा। इसकी केस नली की त्रिज्या देखो कैपिटल R तो इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या और स्मॉल r है इस केस नली की त्रिज्या, ये कोण 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल यहां पर थीटा हो जाएगा। और यहां से ये जो थीटा है वो हमें काम में आएगा। यहां से देखेंगे कोस थीटा हमें यूज में लेना है, तो कोस थीटा अभी प्रयुक्त होगा, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार तो स्मॉल r, कर्ण यहां पर है कैपिटल R। तो ये मैंने इसको अलग से आप लोगों के सामने रख दिया है इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए कि h ऊंचाई जो द्रव ऊपर चढ़ रहा है उसके वक्र पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R, केस नली की रेडियस स्मॉल r, इसका स्पर्श कोण जब थीटा हो तो कोस थीटा बराबर आ जाएगी स्मॉल r बट्टे में कैपिटल R। यहां पर आप देखेंगे कि h ऊंचाई के द्रव स्तंभ का जो दाब होगा वो दाब आधिक्य के बराबर होगा। तो यहां मैं पुट कर देता हूं h ऊंचाई के द्रव स्तंभ का दाब, द्रव स्तंभ का दाब
ये बराबर होगा दाब आधिक्य के, दाब आधिक्य। देखिए एच ऊंचाई के द्रव स्तंभ का जो दाब होता है वो होता है रो जी एच, रो जी एच, और दाब आधिक्य होता है 2T अपॉन में R, 2T अपॉन में R। एक वक्र पृष्ठ के कारण से 2T अपॉन में R, जो T है द्रव का पृष्ठ तनाव है, T द्रव का पृष्ठ तनाव, द्रव के पृष्ठ तनाव को हमने कैपिटल T से लिखा है, तो 2T। अब यहां पर R होता है वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, तो यहां पर जो वक्र पृष्ठ है उसकी त्रिज्या है कैपिटल R, तो 2T अपॉन में कैपिटल R आ गया है। यहां से H बराबर हमें क्या मिल गया है, 2T अपॉन में R रो G, और R की वैल्यू यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, देख लीजिए R की वैल्यू हम रख सकते हैं स्मॉल r बट्टे में cos थीटा, तो 2T रो G स्मॉल r बट्टे में cos थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा यहां से ऊपर चला गया, तो स्मॉल h बराबर हमारे पास में क्या आ गया है, 2T cos थीटा अपॉन में रो G R। तो स्मॉल h बराबर आ चुका है 2T cos थीटा अपॉन में रो G R। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो H है, जो कि केस नली में छड़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई है वो कितनी होती है, एक तो पृष्ठ तनाव के समानुपाती होती है। यहां से आप देख लेंगे कि यदि हम H और T के बीच में ग्राफ खींचें तो ऐसा एक समानुपातिक रूप से ग्राफ प्राप्त होता है। H की वैल्यू है वो पृष्ठ तनाव के समानुपाती होती है। दूसरा क्या है कि जो त्रिज्या है H और R दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे जैसे आप त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे द्रव की जो ऊंचाई है वो कम होती चली जाएगी। त्रिज्या जितनी कम होगी केस नली में द्रव उतना ही ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा, उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ने वाला है। अब देखिए कि जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक होती है तो H का मान आएगा धनात्मक, और थीटा की वैल्यू 90 से 180 तक होती है तो H का मान आएगा ऋणात्मक। धनात्मक होने का अर्थ यह है कि द्रव है वो केस नली में ऊपर चढ़ता है। तो जिन स्पर्श कोणों का मान 0 से 90 के बीच में होता है, अर्थात जो द्रव कांच को भिगोते हैं वो केस नली में ऊपर चढ़ जाएंगे, और जो द्रव कांच की नली को नहीं भिगोते, जिनके स्पर्श कोण का मान 90 से 180 के मध्य होता है, वो केस नली में नीचे बैठ जाएंगे। तो जैसे जल है वो केस नली में ऊपर चढ़ जाता है और पारा है वो केस नली में नीचे बैठ जाएगा। तो ये हमने आप लोगों को बताया केस नली में द्रव उन्नयन का सूत्र। अब हम यहां पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि केशिकात्व की घटना को व्यक्त करेंगे। दोस्तों अब यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं केशिकात्व के उदाहरण। देखिए केशिकात्व की जो घटना है कि अर्थात जब किसी केस नली को हम द्रव में डुबोते हैं तो उसमें द्रव ऊपर चढ़ जाता है, नीचे बैठ जाता है। उसी घटना के कुछ अनुप्रयोग यहां पर हम देखेंगे कि यदि हम किसी तौलिए को पानी में डुबो देते हैं तो तौलिया भीग जाता है। जैसे समझना कि यहां से हमने इसका इस तरीके से, ये हमारे पास में कोई तौलिया है, इसको पानी में इस तरीके से डुबो दिया तो ये जो द्रव है वो इसमें बनी बहुत बारीक बारीक सी जो धागों के मध्य बनी जो केस नली है उसके कारण से द्रव इसमें ऊपर चढ़ जाएगा। देखो हम डुबो तो रहे हैं केवल इतना ही हिस्सा, लेकिन ये भीग जाता है ऊपर तक। ऊपर तक भीगने के पीछे रीजन है कि इसमें बारीक से बनी जो केस नलियां है उसके कारण से जो द्रव है वो ऊपर चढ़ जाता है, तत्पश्चात ये भीग जाता है। तो केशिकात्व के कारण ही पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, केशिकात्व के कारण जल में डूबा तौलिया भीग जाता है। जल में डूबा तौलिया भीग जाता है, भीग जाता है। अन्य एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे लालटेन या जो दिए की बाती होती है, जब वो तेल में डूबती है
तो उसी के कारण केश नली के कारण से, उनमें बनी केश नलियों के कारण से ही, केशिकात्व की घटना के कारण से ही जो द्रव है वो ऊपर चढ़ता है। जैसे लालटेन की जो बत्ती होती है, उस बत्ती को हम जैसे ही तेल में डुबो देंगे तो यहां से इस बत्ती में बनी जो केश नलियां हैं उनके थ्रू जो तेल है वो ऊपर चढ़ता है और तत्पश्चात ही हम इसको यूज में लेते हैं। दिए में प्रयुक्त जो बाती होती है उसमें भी यही थ्योरी लगती है, केशिकात्व की घटना के कारण से ही दिए की जो बाती होती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है। तो दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है कि लालटेन की बत्ती, लालटेन की बत्ती या दिए की बत्ती या दीपक की बत्ती या दीपक की बत्ती में केशिकात्व के कारण, केशिकात्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है, तेल ऊपर चढ़ता है। केशिकात्व की घटना की वजह से ही ऐसा होता है। अगला जो एग्जाम्पल है वो देखिए कि बारिश के दिनों में वातावरण में नमी बन जाती है और सूखी लकड़ी भी थोड़ी सी फूल जाती है। उसके पीछे रीजन है कि सूखी लकड़ी के अंदर बारीक बारीक सी केश नलियां बन जाती है। उस केश नली के अंदर जब नमी वाली वायु प्रवेश करती है तो वो जो लकड़ी है वो फूल जाती है। बारिश में या बारिश के दिनों में वायु की नमी के कारण, वायु की नमी के कारण सूखी लकड़ी फूल जाती है, सूखी लकड़ी है फूल जाती है। उसके पीछे रीजन है कि उसमें बनी केश नलियों में जो द्रव है वो प्रवेश कर जाता है, तत्पश्चात उसकी मोटाई है वो बढ़ जाती है। देखिए जो मिट्टी है उसमें नमी बरकरार रखने के लिए, नमी विद्यमान रखने के लिए उस मिट्टी को जोतना पड़ता है। या आपने देखा होगा कि किसान खेत जोतते हैं, उसके पीछे रीजन होता है कि वो केश नलियों को तोड़ देते हैं। जैसे ये हमारे पास में खेत है और खेत के अंदर जो बारीक बारीक सी मिट्टियों के अंदर केश नलियां बनी होती है और यहां से जब हम इसको पानी पिलाते हैं तो अंदर तक पानी की मात्रा मौजूद होती है, नमी बरकरार रहती है। अब ये केश नलियों के थ्रू ये जल है ऊपर तक आ जाएगा, ये जो मिट्टी है वो जल्दी सूख जाएगी। इसलिए किसान क्या करता है, इसको जोत देता है, इसे भूमि को सपाट कर देता है। इसको सपाट कर देगा तो यही जो केश नलियां हैं यहां से बंद हो जाएगी, जो नमी है, जल है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो चौथा बिंदु देखेंगे कि मिट्टी में नमी सुरक्षित रखने के लिए, मिट्टी में नमी सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किसान खेत को जोतता है, किसान खेत को जोतता है। जोतने के पीछे रीजन समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिए क्या है कि जब हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो उसके तने में बनी जो बारीक बारीक सी केश नलियां हैं उसी से ही जड़ों से पत्तियों तक हर भाग तक जल पहुंचता है। कि तो पेड़ को दिया गया जल, दिया गया पानी केश नलियों से ही, केश नलियां पेड़ के अंदर ही तने में बनी होती हैं, केश नलियों से ही जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें, जैसे हम बात कर लें कि स्याही वाले पेन की, निब वाले पेन की। निब वाले पेन के अंदर क्या होता है, इस तरीके की निब लगी होती है और यहां पर एक बारीक सी झीरी होती है। ये जो बारीक सी झीरी है ये है निब, स्याही वाले पेन की निब। इसमें एक बारीक सी यहां पर झीरी होती है। ये जो झीरी है वो केश नली की भांति काम करेगी,
यहां पर ये जो झिरी है वो केस नली की भांति काम करती है। यदि इस निब को हम स्याही की किसी बूंद के संपर्क में रखें तो यहां से ये जो द्रव है इसमें ऊपर चढ़ जाता है और जब हम लिखते हैं तो इस केस नली के जरिए ही द्रव नीचे उतरता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यदि हम स्याही की बूंद के पास में इस निब को लेकर जाएंगे तो केस नली के जरिए जो स्याही है वो इसमें ऊपर तक चली जाएगी। तो दोस्तों ये थे केस नली के कुछ उदाहरण। आज की इस वीडियो में आपने देखे केस नली से संबंधित संपूर्ण बातें, केशिकात्व क्या होता है और किसी केस नली में कितनी ऊंचाई तक द्रव ऊपर चढ़ जाता है, क्यों ऊपर चढ़ता है, उसके पीछे का रीजन हमने समझाया। साथ में हमने देखा कि केशिकात्व का जो घटना है वो उत्पन्न होती है दाब आधिक्य के कारण। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।